वॉशिंगटन में ट्रंप आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। ट्रंप की बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ है। बातचीत ईरान के मुद्दे पर हो रही है। बैठक में युद्ध के विकल्प पर भी चर्चा होनी है। ईरान अगर ट्रंप को संतोषजनक ऑफर देता है तो बात एक फोन कॉल पर बन जाएगी, वरना युद्ध का दूसरा फेज बहुत भयंकर हो सकता है। मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के बाद ईरान के सुर बदले हैं। ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया है कि पहले हॉर्मूज के मामले को सुलझा लिया जाए, फिर परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो। ईरान ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान में पीस डील पर बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका कम, अमेरिका के एजेंट की भूमिका ज्यादा निभा रहा है। लेकिन ट्रंप के साथ मुश्किल यह है कि उनका दुश्मन अमेरिका में ही मौजूद है। ट्रंप को खतरा देश के अंदर ज्यादा है। ट्रंप की जान मुश्किल में है। ट्रंप को अमेरिका के अंदर खतरा है। ट्रंप को अमेरिका के बाहर भी खतरा है। ट्रंप को गोल्फ खेलते वक्त भी मारे जाने का डर है। ट्रंप की जान मारे लागो रिजॉर्ट में भी सेफ नहीं है। बीस सेकंड से शूटर चूक गया। 20 सेकंड ने ट्रंप की जान बचा ली। सीक्रेट सर्विस के एजेंट 20 सेकंड और लेट हो जाते तो ट्रंप की जान जा सकती थी। हिल्टन होटल में शूटर कोल थॉमस एलन 50 गज दौड़ कर आया। उसने गन वॉल रूम की तरफ तानी और गोलियां चलाते हुए उस तरफ जाने की कोशिश करने लगा जहां ट्रंप और तमाम वीआईपी गेस्ट बैठे हुए थे। शूटर ने सबसे पहले सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली मारी, फिर बॉल रूम की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उस पर गोली चलाई और काबू कर लिया। अगर सीक्रेट सर्विस यहां चूक जाती तो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा कांड होना तय था। कोल थॉमस एलन ने हिल्टन होटल की पार्टी खराब करने का इरादा पहले से ही बना लिया था। यह बात उसकी चिट्ठी से भी पता चली है जो शूटर एलन के भाई ने एफबीआई की जांच टीम को सौंपी है। शूटर ट्रंप और उनके प्रशासन से जुड़े बड़े अफसरों से बहुत नाराज था। शूटर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हमला करना चाहता था। ईरान के मामले में भी शूटर अमेरिकी अधिकारियों से नाराज था। यह कोई आकस्मिक हमला नहीं था कि कोई सिरफिरा बंदूक लेकर घुस गया और गोली चला दी। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सोची समझी साजिश थी। टारगेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टॉप टीम थी। आरोपी एलन मस्क की नीतियों से नाराज था। शूटर ने हमले से 10 मिनट पहले अपने परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजा था। उसमें रेपिस्ट और गद्दार जैसे शब्द लिखे हुए थे। एलन का मन किस व्यक्ति के लिए नफरत से भरा हुआ था, इसका जिक्र चिट्ठी में उसने नहीं किया था। जब यह बात ट्रंप से पूछी गई तो उन्होंने पर्सनल ले लिया। The so-called manifesto is a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this quote, administration officials, they are targets. And he also wrote this, I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me.
I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस समेत तमाम वीआईपी मौजूद थे। फिर भी चेकिंग में ढिलाई बरती गई। होटल में एंट्री के समय आईडी की जांच प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। शूटर कोल थॉमस एलन राइफल लेकर हिल्टन होटल के अंदर घुस गया और वहां तक पहुंच गया जो बैंक्वेट हॉल के बॉल रूम के करीब था। यहीं पर सीक्रेट सर्विस के सिक्योरिटी ऑफिसर और शूटर के बीच गोलीबारी हुई। यहीं पर उसे हिरासत में लिया गया। कैलिफोर्निया के टोरेंस सिटी में लगातार दूसरे दिन एफबीआई की टीम शूटर के घर गहन जांच पड़ताल कर रही है। वो यहां अपने माता पिता और 4 भाई बहनों के साथ रहता था। उसके घर में 2 कारें थीं, लेकिन शूटर एलन हमेशा स्कूटी से चलता था। उसके माता पिता और बाकी भाई बहन पड़ोसियों से फ्रेंडली थे। एलन खामोश रहता था, किसी से बात तक नहीं करता था। अब एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया था, ट्रंप और उनकी टीम पर हमले के लिए तैयार कराया था। I can't tell you anything about him. I just see him coming and going. I assume going to work or school. I don't know what he does. I don't really know anything about him. I know he lives there. I just know what I've read in the media coverage. I'm friends with his father, and his parents are very peaceful, very good people. But I don't know much about it. I'm friends with his dad. They're very solid, peaceful, good people in the community. हिल्टन होटल शूटआउट कांड के बाद टोरेंस में स्वात टीम और जांच टीमें लगातार आ रही हैं। उसका आतंकी कनेक्शन तलाशा जा रहा है। उसकी किताबों और एक-एक सामान को छाना जा रहा है। शूटर एलन की वजह से टोरेंस बदनाम हुआ है। पहली बार शहर का नाम इंटरनेशनल मीडिया में आया है। टोरेंस शहर के मेयर चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। Torrance is a very friendly and a safe city. You know, an incident like this, you know, puts us on the national spotlight, and of course, you know, we're against violence of any kind, you know, political or racial or any type, and you know, we're very, very happy that the first responders agencies in D.C. Captured the perpetrator immediately. But you know, the fact that his home is here doesn't define, you know, the city of Torrance this way. You know, the action of one person does not represent the entire city. हिल्टन होटल शूटिंग कांड में अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को निकाला। शूटर ने बॉल रूम में जैसे ही फायरिंग शुरू की, सीक्रेट सर्विस के एजेंट सबसे पहले जेडी वैंस के पास पहुंचे, उन्हें घसीटते हुए उठाया और सेफ रूम में ले गए। उसके बाद ट्रंप को उठाया गया। ट्रंप 2 कदम चलने के बाद नीचे लेट गए। उन्हें फिर उठाकर अंदर कमरे में पहुंचाया गया। इस दौरान किसी भी एजेंट ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को कवर नहीं दिया। मेलानिया खुद ट्रंप के पीछे सेफ रूम तक गई। अब इस पर ट्रंप का जवाब आया है। मैं जेडी वेंस के बाद इसलिए उठा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। मैं जानना चाहता था क्या चल रहा है। तब हमें एहसास हुआ कि समस्या गंभीर है। The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. I think the First Lady, that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. I fought like hell to stay. There was a lot of action going on, and they didn't know could there be. Probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. ट्रंप पर खतरा बढ़ रहा है। उनके दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ट्रंप ने इस समय सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को बना लिया है। ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और अपने कमांडरों की मौत के लिए ट्रंप को दोषी मानता है। ईरान का एक बड़ा धड़ा ट्रंप से बदला लेना चाहता है। ईरान के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती की हिट लिस्ट में भी ट्रंप का नाम सबसे ऊपर है। क्यूबा और वेनेजुएला में ट्रंप ने हजारों दुश्मन पैदा कर लिए हैं। मैक्सिको और कनाडा के बारे में भी ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं, वहां भी ट्रंप के दुश्मन लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रंप फिर भी खुद को खतरों का खिलाड़ी मान रहे हैं। दुनिया भर से पंगा लेने और अमेरिका के अंदर विरोधियों से जज्बाती टकराव के बाद ट्रंप को समझ में आने लगा है कि राजनीति खतरनाक पेशा है।
Are you concerned about political violence? This could be politically All motivated. violence. You know, I'm concerned about everything. Look, but I can't be so concerned that you can't function. No, I'm here. It's a dangerous profession. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. As part of the job, it is a dangerous. I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. But I love the country, and I'm very proud. I'm very proud of the job. ट्रंप की जान तभी तक बच सकती है जब तक वो दुश्मनों से निपटने में सक्षम हैं। ट्रंप क्या अपने दुश्मन नंबर 1 ईरान से सीज फायर करेंगे या फायर करेंगे? ट्रंप ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। इसी बैठक में युद्ध का मेन कोर्स तय होगा। ईरान पर इस बार हमला पहले से बड़ा होगा या शांति से रास्ता खुलेगा? ट्रंप का मूड क्या है, इस आसमानी मैप से अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका और यूरोप से कार्गो विमान और सैन्य विमान लगातार मिडिल ईस्ट आ रहे हैं। हथियारों की नई नई खेप पहुंचाई जा रही है। ये हथियार सिर्फ खत्म हो चुके भंडार को भरने के लिए नहीं है, ये हथियार ईरान को सरेंडर की मुद्रा में लाने के लिए हैं। ईरान अब भी अड़ा हुआ है। स्थायी युद्ध विराम तभी होगा जब हॉर्मूज की नाकेबंदी अमेरिका खत्म करेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की बात नहीं करेगा। 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम ईरान से नहीं मांगेगा। हॉर्मूज पर ईरान के कंट्रोल का राइट अमेरिका मानेगा। अमेरिका अगर इन शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है तो ठीक, वरना ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। ईरान की एक और शर्त है, वो हॉर्मुज में टोल लगाएगा। टोल टैक्स रियाल में वसूलेगा। इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को हॉर्मुज से नहीं जाने देगा। हमारी लक्ष्मण रेखा हमेशा से यही रही है कि समृद्धि को एक वास्तविकता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हम समृद्धि में विश्वास करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शहीद इमाम ने भी किया था। बेशक हर युद्ध अंततः किसी न किसी रूप में बातचीत और युद्ध विराम के साथ समाप्त होता है। कोई भी युद्ध, यहाँ तक कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी इस चरण तक पहुंचे बिना समाप्त नहीं हुआ है। हमारा मानना है कि इस ज़ायोनी शासन से विशेष रूप से और अधिक गंभीरता से निपटना होगा। इसके द्वारा किए गए आक्रमणों के अनुपात में इसे उचित दंड दिया जाना चाहिए। हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी को ईरान धीरे धीरे तोड़ रहा है। 48 घंटे में ईरान के 17 शिप आधा तेल लोड कर निकले हैं। ये सभी जहाज उसी रास्ते से गए हैं जिसे ईरान ने सुरक्षित बताया है। हॉर्मुज में सिर्फ 5% ट्रैफिक बचा है। अगर युद्ध विराम हो भी गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने में 8 से 12 महीने लगेंगे। ईरान ने हॉर्मुज में इतनी माइंस बिछा दी हैं जिन्हें हटाना बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रंप अब फोन पर ही डील को तैयार हो गए हैं। बस इंतजार इस बात का है कि ईरान कब फोन घुमाता है। ईरान फिलहाल पुतिन से युद्ध की तमाम परिस्थितियों पर सलाह मशविरा कर रहा है। अगर ईरान और इजराइल फिर हमला कर देते हैं तो ईरान कैसे जवाब देगा? इजराइल की आर्मी अब ईरान के बहुत करीब आ गई है। नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को यूएई भेज दिया है।